गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स की सेकंड यूनिट, जिसमें हम फोरियर सीरीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट पोलराइजेशन है, वो लास्ट में करेंगे सबसे, ठीक है। तो आज ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट से, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोरियर सीरीज। इसमें हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज होती क्या है और हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है फोरियर सीरीज की। अब जैसे कि हम लोगों को पता है वेव्स के बारे में, पिछले सेमेस्टर में ऑप्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि वेव क्या होती है, या हमें किसी वेव के मोशन को डिस्कस करना है। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वेव है, उस कॉम्प्लेक्स वेव की बजाय अगर हमारे पास जनरली जो वेव्स होती हैं वो साइन की फॉर्म में होंगी या कोसाइन की फॉर्म में, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपकी वेव्स करेंगी वो तो या तो साइन का फंक्शन होंगी या फिर कोसाइन का फंक्शन होंगी। तो उन साइन और कोसाइन वेव्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब सपोज हमें ये किसी, अगर कोई भी साइन वेव हमें क्या करना ही है, किसी डिवाइस की हेल्प से जनरेट करनी है, तो उसको जनरेट करने के लिए हमने क्या बना दिया, कंपोनेंट्स बना दिए, और वो क्या कर देंगे, उस साइन या कोसाइन वेव को जनरेट कर देंगे, ठीक है। हमने एक जनरेटर बना के रख लिया कि भाई ये साइन वेव को, ये कोसाइन वेव को हमारा जनरेट कर सकता है। अब हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स वेव आ गई, ठीक है। अब उस कॉम्प्लेक्स वेव को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया जनरेटर डिज़ाइन करना पड़ेगा जो उस नई कॉम्प्लेक्स वेव को डिज़ाइन कर सके, जनरेट कर सके। तो इस चीज़ को, ये एक टिपिकल टास्क हमारे पास जाकर के हो जाएगी कि कैसे हम उस कॉम्प्लेक्स वेव को जनरेट करें। अब उस कॉम्प्लेक्स वेव को जनरेट करने या उस कॉम्प्लेक्स वेव को डिस्कस करने का तरीका जेबीटी फोरियर ने निकाला। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स वेव को साइन और कोसाइन के फंक्शन की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, जो एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास फंक्शन था, सपोज एक एफ एक्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उस एफ एक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, डिफ़िकल्ट फंक्शन को हम साइन और कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों साइड्स एग्जैक्टली इक्वल ना हो के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होंगी, वो लगभग इक्वल होंगी। जैसे हम बात करें 0.99999999999, वो किसके इक्वल होगा, लगभग 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन या किसी भी कॉम्प्लेक्स वेव को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन और कोसाइन की फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोरियर थ्योरम बोलते हैं। तो फोरियर थ्योरम क्या बोलती है कि फोरियर थ्योरम स्टेट्स दैट ए कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन can be expressed as sum of a sine or cosine or both in form fx is equal to a naught plus a1 cos x plus a2 cos 2x plus an cos nx plus dot 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 plus b1 sin nx plus b2 sin 2x plus dot 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 bn sin nx is equal to fx is equal to a naught। और इसको जो हमने ये लिखा कि साइन और कोसाइन की एक सीरीज लिखी विद कोफिशिएंट, उसको किस तरह से लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन एन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब n की वैल्यू जब 1 होगी तो वो a1 cos x हो जाएगा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो क्या हो जाएगा, a2 cos 2x हो जाएगा। ऐसे ही b1 sin x प्लस b2 sin 2x एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि एक कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन fx को हम क्या कर सकते हैं, साइन और कोसाइन की सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। n हमारे पास क्या है, n तक हमारे पास बहुत सारे कोसाइन फंक्शन है और क्या है, साइन फंक्शन। ऐसा करने से बेनिफिट हमारे पास क्या होगा, हमने जो फंक्शन एफ एक्स था उस फंक्शन एफ एक्स को किस में तोड़ लिया, साइन और कोसाइन फंक्शंस में तोड़ लिया। अब हमारे पास साइन फंक्शन का हम जनरेटर बना चुके हैं, कोसाइन फंक्शन का जनरेटर हमारे पास है। तो उन्हीं कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टास्क इजी हो जाएगी। वो चीज़ हमारे पास बनी हुई है, उस बनी हुई चीज़ को हमें क्या करना है। अब सपोज एक पाइप है आपके पास, क्या है, आपके पास दो पाइप्स हैं और आपको क्या करना है, बीच में एक आपको उसको टर्न देना है। एक पाइप जा रही है, जैसे ऊपर से पानी, आपको छत से पानी नीचे उतारना है। छत से पानी नीचे उतारने के लिए आपके पास लंबी पाइप है, ठीक है। उस लंबी पाइप को आपको क्या करना है, यूज़ करके छत से पानी नीचे उतारना है। तो आपका क्या आएगा, एक टर्न आएगा बीच में। तो टर्न आएगा तो अब आपको एक तो तरीका है कि आप एक नई पाइप डिज़ाइन करो जिसमें क्या हो, जिसके अंदर टर्न हो। एक तरीका क्या है, इस पाइप को थोड़ा सा कट कर लो और एक कनेक्टर लगा दो बीच में। तो हम यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हमने पाइप बना ली पहले ही, नई पाइप हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पाइप हमारे पास पहले से ही बन चुकी हैं, उन पाइप्स को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो वही चीज़ है कि अगर हमें क्या करना है, किसी कॉम्प्लेक्स वेव को जनरेट करना है या किसी कॉम्प्लेक्स वेव को स्टडी करना है, तो उस कॉम्प्लेक्स वेव को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको साइन और कोसाइन फंक्शंस की सीरीज की फॉर्म में तोड़ लेंगे, ठीक है। और अब हम क्या कर लेंगे, उसके साथ एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, एक मल्टीप्लायर लगा के, और क्या कर लेंगे, उन साइन और कोसाइन फंक्शन से ही हम क्या कर देंगे, अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जनरेट कर देंगे। तो ये चीज़ हो गई ना आसान, कि आप रेदर कि आपको नई पाइप, पूरी पाइप आप जाओगे बाजार से खरीदने के लिए कि भाई हमारे पास एक स्पेशल पाइप इस तरह से डिज़ाइन करके दो कि 4 सेंटीमीटर तक तो सीधी, या 10 सेंटीमीटर तक सीधी रहे, फिर उसके बाद 50 सेंटीमीटर के बाद उसमें बैंड आए, फिर से उसमें क्या आए, 100 सेंटीमीटर के बाद दूसरा बैंड आए, इस तरह से एक पाइप। या फिर आप क्या करो, लंबी पाइप्स ले आओ और 3-4 साथ में कनेक्टर्स ले आओ। तो जहाँ भी आपको पाइप यूज़ करनी है, आप क्या करो, उन कनेक्टर्स को बीच में फिट करो और क्या कर दो, उन पाइप्स को आप यूज़ कर लो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हम किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को फोरियर सीरीज की फॉर्म में नहीं लिख सकते, साइन और कोसाइन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके लिए भी हमारे पास कंडीशंस हैं कि किन पर्टिकुलर फंक्शंस को ही हम साइन और कोसाइन सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ फोरियर थ्योरम। लिमिटेशन मतलब कि किन चीज़ों को हम फोरियर थ्योरम से किस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शन को फोरियर थ्योरम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, अब इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आएगा तो इस तरह से भी आ सकता है, राइट लिमिटेशन ऑफ फोरियर थ्योरम। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि राइट द कंडीशंस based on which you can expand a complex periodic function in form of sine and cosine series। मतलब कौन सी कंडीशन, ऐसा फंक्शन जो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे कि आप उसको क्या कर सको, साइन और कोसाइन की फॉर्म में एक्सपेंड कर सको। तो या तो इसको लिमिटेशन ऑफ फोरियर थ्योरम, लिमिटेशन ही हो गई कि भाई हम सभी फंक्शंस को फोरियर थ्योरम सभी फंक्शंस के ऊपर नहीं लगा सकते। फोरियर सीरीज की फॉर्म में सभी फंक्शंस को नहीं लिखा जा सकता, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को ही लिखा जा सकता है। कौन से फंक्शंस को लिखा जा सकता है, जो इन गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और जो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, डिरिचलेट कंडीशंस बोलेंगे। कि जो फंक्शन डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, उन फंक्शन को ही हम साइन और कोसाइन सीरीज की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। जो फंक्शन इन डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो ये क्या होगी, लिमिटेशन हो गई फोरियर थ्योरम की। तो अब देखते हैं कि डिरिचलेट कंडीशन हमारे पास कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, साइन और कोसाइन सीरीज को की फॉर्म में फंक्शंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पहली डिरिचलेट कंडीशन है, द फंक्शन एफ एक्स शुड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मतलब क्या कि फंक्शन आपका कैसा हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो। फंक्शन का मतलब हम, आपने एक एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब वो फंक्शन ऑफ एक्स किस तरह से हो सकता है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब भी हो सकता है,
एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 भी हो सकता है, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह से भी कुछ हो सकता है। तो एफ एक्स का मतलब हो गया वो एक एक्स का फंक्शन है। तो एक्स की जब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू दोगे उसके बेसिस पे आपकी क्या है, एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। जब आपने एक्स की क्या करी, एक वैल्यू दी, उस एक्स की वैल्यू के बेसिस पे आपकी क्या निकल के आई, एफ एक्स की वैल्यू निकल के आई। तो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। इसका मतलब क्या हुआ, एक x की पर्टिकुलर एक वैल्यू के कोरस्पोंडिंग आपकी एफ एक्स की एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो आपका फंक्शन सिंगल वैल्यूड होगा। अगर एक x के कोरस्पोंडिंग आपको एफ एक्स की बहुत सारी वैल्यूज मिले तो वो फंक्शन आपका सिंगल वैल्यूड ना होकर मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें फिगर 1.3 में, तो फिगर 1.3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक ग्राफ बना रखा है कि x की वैल्यू बढ़ रही है, उसके कोरस्पोंडिंग एफ एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, कि x की एक पर्टिकुलर की वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एफ एक्स की एक वैल्यू है। तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम देखेंगे कि x इजकल टू एक्स नोट पे के कोरस्पोंडिंग एफ एक्स की आपको 3 वैल्यूज मिल रही हैं। अगर आप क्या करो, एफ एक्स वाली जो लाइन थी या फिर हम बोले जो वाई एक्सिस है आपकी, उस वाई एक्सिस के पैरेलल x इजकल टू एक्स नोट पे आप क्या करो, एक लाइन ड्रा करो, और वो लाइन ड्रा करने के बाद आप क्या देखोगे, वो लाइन इस ग्राफ को 3 जगह पे कट कर रही है। दैट मीन x इजकल टू एक्स नोट के कोरस्पोंडिंग आपको एफ एक्स की 3 वैल्यूज मिल रही हैं। तो एक एक्स नोट के कोरस्पोंडिंग आपको एफ एक्स की कितनी वैल्यूज मिल गई, 3 वैल्यूज मिल गई। दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, ये फंक्शन आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, तो डिरिचलेट कंडीशन पहली क्या बोलती है, फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। तो अगर आपका फंक्शन सिंगल वैल्यूड नहीं है, एक एक्स के कोरस्पोंडिंग आपको एफ एक्स की एक से ज़्यादा वैल्यूज मिल रही हैं, फंक्शन अगर आपका सिंगल वैल्यूड नहीं है, अगर फंक्शन आपका मल्टी वैल्यूड है, तो आप उस फंक्शन को फोरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप उसको फोरियर सीरीज की टर्म्स में एक्सपेंड नहीं कर सकते। दूसरी डिरिचलेट कंडीशन क्या है आपकी, द फंक्शन एफ एक्स मस्ट हैव फाइनाइट वैल्यूज, दैट इज इट शुड नॉट एज्यूम इन्फिनाइट वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आपका जो फंक्शन है वो कैसा होने चाहिए, उसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, किसी एक्स के ऊपर एफ एक्स की कोई इन्फिनाइट वैल्यू नहीं होना चाहिए। जैसे इसको भी हम इस ग्राफ 1.4 की हेल्प से समझेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि x एक्सिस पे तो क्या है आपका x है, और y एक्सिस पे है आपका एफ एक्स। फिगर 1.4 देखो ध्यान से, फिगर 1.4 में x एक्सिस पे तो है आपका x और y एक्सिस पे है एफ एक्स। तो हम देखते हैं जब 0 से x की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हो तो कोरस्पोंडिंगली एफ एक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब x से कोरस्पोंडिंग आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है। लेकिन जब हम देखेंगे x इजकल टू एक्स नोट पे, तो x इजकल टू एक्स नोट पे वो ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर ही चलता चला जा रहा है। दैट मीन्स क्या होगी, x इजकल टू एक्स नोट के ऊपर जो आपकी वैल्यू हुई एफ एक्स, वो इन्फिनाइट हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 एफ एक्स इजकल टू, अगर मैं बोलूँ जैसे एफ एक्स इजकल टू 1/x मैं कर दूँ, एफ एक्स सपोज आपके पास है 1/x, तो x इजकल टू 0 पे